आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोंगशाओ और तांग्यू को जंगल में भटकते हुए रात हो गई थी। यहाँ तांग्यू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, जिस पर सोंगशाओ तो मना कर देता है, पर उसके पेट की आवाज तो कुछ और ही कह रही थी। जिस पे तांग्यू हंसने लगता है और सोंगशाओ कहता है कि मेरा मजाक उड़ाने के बारे में सोचना भी मत। फिर तांग्यू उसे पीने को कुछ देता है और कहता है कि अब मैं खाना ढूंढने के लिए जाऊंगा। जिस पे सोंगशाओ से मना कर देता है और कहता है कि तुम काफी लंबे समय से मुझे उठाकर घूम रहे थे, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, मैं रखवाली कर लूंगा। जिसके लिए तांगी उसे मना कर देता है और बोलता है चलो साथ में ही सो जाते हैं। और सोंगशो को काफी रिलैक्स फील हो रहा होता है। तभी अचानक से हम तांगी को देखते हैं जो कि कुछ नोटिस करता है। यहाँ सोंगशो को कुछ भी नहीं समझ आता है, तभी तांगी उसे किस करने लगता है और अचानक से हम देखते हैं कि तांगी एक तलवार निकाल कर सीधे ही सामने की ओर निशाना लगा देता है और उसने बिना देखे ही एक चिड़िया का शिकार कर लिया था। और फिर कहता है चलो आज के खाने का जुगाड़ तो हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो लोग खाना पकाने की तैयारी करने लगते हैं और सोंगशाओ आग को भड़का रहा होता है जो कि तांगी को काफी ज्यादा क्यूट लगता है। फिर हम देखते हैं वो लोग उस पक्षी को पकाने लगते हैं और तांगी पहला बाइट सोंगशाओ को देखता है, जिसपे सोंगशाओ कहता है तुम हमेशा मुझे ही पहले खाने को देते हो। और कहता है कितना लंबा समय हो गया था शिकार करके कुछ खाए हुए। फिर सोंगशाओ कहता है तुम मुझे देख क्या रहे हो, तुम्हें भी खाना चाहिए। और तांग्यू हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पिछली लाइफ याद आ गई, पहले तुम मुझसे काफी छोटे हुआ करते थे तो मैं बच्चे की तरह तुम्हारा ध्यान रखता था। जिसपे सोंगशाओ कहता है नाराज होते हुए कि अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा हूँ। जिसपे तांग्यू कहता है हाँ मैं ये काफी अच्छे से जानता हूँ। तभी तांग्यू सोंगशाओ को उसके क्लोथ टेक ऑफ करने को कहता है, पर तांग्यू खुद ही ऐसा कर देता है। जिसपे सोंगशाओ घबराने लगता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा गलत है। तो तांग्यू कहता है कि मैं तुम्हें चेक कर रहा हूँ कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। और हम देखते हैं कि गुंडों के कारण सोंगशाओ को काफी ज्यादा चोट आई थी। जिस पर तांग्यू उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है और दवाई लगा रहा था। वो काफी क्लोज जाकर उसे ब्लो करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ हम सोंगशाओ को देखते हैं जो कि तुरंत ही तांग्यू के ऊपर आ जाता है और कहता है महाराज अब मेरी बारी है, मुझे भी आपको चेक करने दो, कहीं आपको भी तो चोट नहीं लगी है। और यहाँ पर हम उन दोनों को क्लोज जाते हुए देखते हैं। तभी अचानक से तांग्यू कुछ नोटिस करता है और वो एक काफी ऊंची जंप लगाकर सीधे ही पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ सोंगशाओ तो ये देखकर काफी हैरान हो गया था और वो सोचता है कि तांग्यू ने अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया है और मार्शल आर्ट में भी वो मास्टर बन चुका है। यहाँ तांग्यू तुरंत ही सोंगशाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है, हमें छुप जाना चाहिए। फिर सोंगशाओ तांग्यू को पट्टी कर देता है और वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। जहाँ हम देखते हैं तांग्यू ने एक बार फिर से सोंगशाओ को अपनी पीठ पर कैरी कर लिया था। यहाँ तांग्यू से कहता है कि मैंने वॉर में हजारों लोगों को अपनी पीठ पर उठाया है, तो मैं इस बात से श्योर हूँ कि मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल लूंगा। यहाँ सोंगशाओ से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम भटक चुके हैं, पर तांग्यू कहता है कि जब तक हम नदी को फॉलो करते रहेंगे हम सही रास्ते पर है। फिर सोंगशाओ से कहने लगता है वैसे मुझे ये जगह काफी ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि ये काफी शांत है। जहाँ तांग्यू कहने लगता है वैसे हमारी सिचुएशन उतनी भी अच्छी नहीं है, काफी सारे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस दोबारा नहीं मिलने वाला। वहीं फिर हम अगले सीन में यू फैमिली के जनरल को देखते हैं जो कि पुलिस से अपने यंग मास्टर के खोने की शिकायत कर रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि उनका किडनैप हो चुका है। तभी वहाँ काफी डैशिंग एंट्री के साथ दुगवान आ जाता है जो कि अपना हेलमेट निकालता है। यहाँ जनरल तो उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों भी पिछली लाइफ में साथ में थे, और दुगवान उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है और कहता है कि पहले महाराज को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पुलिस उसे रोकने की कोशिश करता है पर दुगवान को कोई भी नहीं रोक पाता और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगा और महाराज को खोज लाऊंगा। वो तुरंत ही उस कार के अंदर चला जाता है जहाँ ये सब हुआ था और सोंगशाओ को किडनैप किया गया था, वो सब कुछ चेक कर रहा होता है। फिर वहाँ से बाहर आता है और उन्हें बताने लगता है कि ये गोलियां इन्हें देखो, ये केवल कुछ नेटिव अमेरिकन को ही मिलती है, तो मुझे लगता है कि कुछ मैक्सिकन इसके पीछे हो सकते हैं या कोई गैंग इसके पीछे हो सकती है। यहाँ जनरल उससे कहते हैं कि तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो, जिसपे दुगवान कहता है कि मुझे पक्का पता है कि ये सब किसी गैंग ने किया है। तभी जनरल बताते हैं अगर कोई ये नेटिव का काम है तो पक्का इसमें यू फैमिली का भी हाथ हो सकता है, यानी कोई तांग्यू की फैमिली से ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। तभी दुगवान कहता है और अभी सबसे ज्यादा जरूरी है हमें महाराज को ढूंढना, और वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। जिसपे जनरल को डर लगने लगता है क्योंकि वो लोग काफी तेज जा रहे थे। फिर अगला सीन हमें तांग्यू और सोंगशाओ का दिखाया जाता है जहाँ तांग्यू काफी प्यार से कहता है मेरे महाराज
महाराज, आप क्या खाना चाहोगे? जिस पे सोंगशा पूछता है, आखिर तुम्हारे पास खाने में क्या है? जिस पे तांग्यू कई सारी मछलियाँ निकाल देता है और कहता है, मेरे पास लाल, पीली, हरी, नीली हर रंग की मछली है। और सोंगशा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर तांग्यू कहता है, वैसे मैं इन मछलियों को पहचानता तो नहीं हूँ, पर जब तक हम इन्हें खा सकते हैं मैं इन्हें पकड़ता रहूंगा। और तांग्यू ही करके काफी सारी मछली पकड़ रहा होता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं काफी अमेजिंग हूँ? जिसपे सोंगशा कहता है कि हाँ, मेरे महाराज बेस्ट है। और यहाँ वो दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं और अपनी पिछली लाइफ को याद कर रहे थे, जहाँ सोंगशा बताता है कि आप पिछली लाइफ में भी हर एक काम में बेस्ट थे। जिसपे तांग्यू कहने लगता है कि मेरी पिछली लाइफ में तो तुम ऐसे करते थे कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, पर सीक्रेटली तुम मुझे देखा करते थे। जिसपे सोंगशा कहने लगता है कि अब उन बातों को भूल भी जाओ और उसे काफी ज्यादा शाय फील होने लगता है। जिसपे तांग्यू से कहता है, तुम बहुत ही क्यूट हो। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जो कि सोंगशा और तांग्यू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन दोनों ने रात बिताई थी। यहाँ हम देखते हैं इतनी ही देर में तांग्यू और सोंगशा तो सीधे ही पेड़ के ऊपर चढ़कर छुप गए थे और तांग्यू से चुप रहने को कहता है, पर सोंगशा उसकी उंगलियों पर ही किस कर लेता है, जिससे तांग्यू काफी हैरान रह जाता है। यहाँ वो गुंडों ने ढूंढ रहे होते हैं और सोंगशा सोचता है कि आखिर ये कब जाने वाले हैं। तभी गुंडों का बॉस कहता है कि आसपास देखो, वो लोग यहीं कहीं होंगे। वो फायर को टच करता है और उसे समझ आ जाता है कि वो लोग अभी अभी यहीं थे, जिसका मतलब है कि वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और वो तुरंत ही गुस्से में कहता है कि अगर वो लोग यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो पक्का वो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं। जिसे तांग्यू और सोंगशा काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग पकड़े जाने वाले थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गुंडों के बॉस ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तांग्यू सोंगशा को शांत रहने को कहता है और वो बस एक ओपनिंग की तलाश में था कि जैसे ही उन गुंडों का ध्यान भटके वो जाकर गन को चुरा लेगा। और ऐसा ही होता है और हम देखते हैं तांग्यू सीधे ही उनके पीछे चला जाता है, जिसके बाद तांग्यू ने बॉस को सीधे ही अपने कब्जे में कर लिया था। यहाँ गुंडों ने तांग्यू को घेर लिया था और सोंगशा उसे ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तभी गुंडों की नजर उस पर भी पड़ जाती है और तांग्यू परेशान हो जाता है। यहाँ गुंडे अब सोंगशा के पीछे पड़ जाते हैं और तांग्यू उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा होता है, जिसके कारण वो गुंडे पर हमला करता है और सीधे ही सोंगशा के पास चला जाता है और उसे गोद में उठाकर पेड़ से नीचे ले आता है। यहाँ गुंडों को तो ये सब काफी अमेजिंग लग रहा था, जिस पर उनका दूसरा बॉस उन्हें मारने लगता है। यहाँ उन सभी ने इन दोनों को घेर लिया होता है, जहाँ तांग्यू पोजीशन में आ जाता है सोंगशा को बचाने के लिए। यहाँ वो लोग काफी ज्यादा थे और सोंगशा को लगने लगता है कि वो इन्हें हरा नहीं पाएंगे। इस पे तांग्यू कहता है कि बस तुम उनका ध्यान भटकाओ। और हम देखते हैं हमारे महाराज और महारानी साथ में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ हम तांग्यू को देखते हैं जो कि उन सभी को काफी अच्छे से पीट रहा होता है। उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो सोंगशा होता है वो बेचारा घबराया हुआ था। वो तो चाकू को पकड़ता है और खुद ही गोल गोल घूमने लगता है। यहाँ सारे गुंडे उस पर हंस रहे होते हैं। बेचारा सोंगशा तो खुद ही घूम घूम कर उसे चक्कर आ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो गुंडे उस पर हमला करने वाले होते हैं। तभी उन पर कोई गोली चला देता है और हम देखते हैं फाइनली हमारा दुगवान और जनरल यहाँ पर आ गए थे। दुगवान तो तुरंत ही लेट से आने के लिए माफी मांगता है और सोंगशा उसे तांग्यू की मदद के लिए भेज देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि दुगवान ने सारे गुंडे को खुद ही संभाल लिया था। और यहाँ तांग्यू, जनरल और दुगवान साथ में खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर सोंगशा को पास्ट वाले उन सभी लोगों की याद आ रही होती है, जहाँ महाराज, जनरल और पर्सनल बॉडीगार्ड इसी तरफ कई सारे जंग को लड़ा करते थे। यहाँ सोंगशा तो उनकी तारीफ कर रहा होता है, जिसपे तांग्यू कहता है कि ये लोग इतने भी खास नहीं है क्योंकि इन्हें यहाँ समय पर आना चाहिए था। और यहाँ बेचारे दोनों सोच रहे होते हैं कि चाहे हम कुछ भी कर ले, हमारे महाराज तो कभी हमारी तारीफ नहीं करेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल एक बंदे से तांग्यू को मिलवाता है। यहाँ वो बंदा तांग्यू को देखकर इम्प्रेस नजर आ रहा था। फिर वो उसे कहता है कि अगली बार जब तुम किडनैप हो तो उन्हें बस मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें आसानी से छोड़ देंगे। यहाँ तांग्यू भी उसे मदद के लिए शुक्रिया कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह बंदा भी किसी माफिया फैमिली से था। और यहाँ सोंगशा भी हमें परेशान नजर आता है। अब अगले सीन में हम तांग्यू और सोंगशा को उनकी कार में देखते हैं, जहाँ वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ तांग्यू उससे कहता है, तुम जल्दी से कमरे में पहुंचकर अच्छे से नहा धो लेना ताकि तुम फ्रेश हो जाओ। तभी सोंगशा पूछता है, पर तुम क्या करने वाले हो? जिसपे तांग्यू बताता है, मेरी फैमिली काफी लंबे समय से क्राइम को सपोर्ट कर रही है और मेरे काफी सारे अंकल और कजन बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं, तो अब समय आ चुका है उसका पर्दाफाश करने का। और तभी हम देखते हैं दुगवान वहाँ पर आकर तांग्यू को एक फाइल देता है, जिसपे सोंगशा पूछता है, तुम मेरे पीठ पीछे क्या चाले चल रहे हो? जिसपे तांग्यू से किस कर लेता है और कहता है, इन सभी बातों पे तुम्हें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये सारी बातें मैं संभाल लूंगा। अब अगले सीन में हम तांग्यू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ ग्रैंडफादर होते हैं और उसके सारे कजन और अंकल वहाँ पर आए होते हैं। यहाँ ग्रैंडफादर तुरंत ही तांग्यू के पास जाकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार तांग्यू पूरी तरह से सेफली वापस आ चुका था। वहीं तांग्यू भी अपने ग्रैंडफादर को चिंता में डालने के लिए माफी मांगता है, पर वही जो नाइन्थ अंकल और सेकंड अंकल होते हैं उनकी फटी पड़ी थी, क्योंकि तांग्यू उन्हें एक्सपोज कर सकता था। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक किसी को इस बारे में पता नहीं चल जाता वो लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। पर तभी हम तांग्यू को देखते हैं, जो कि तुरंत ही उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है, ग्रैंडफादर मुझे पता है कि किडनैपिंग किसने करवाई थी। पर यहाँ रायता फैलने से पहले ही ये दोनों से समेटना शुरू कर देते हैं। पैनिक करते हुए सेकंड अंकल कहते हैं, तुम हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, और वो तुरंत ही तांग्यू को मस्का लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी तांग्यू वहाँ पर फोन निकाल देता है और कहता है, ग्रैंडफादर इसमें कुछ सबूत है जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि मेरा किडनैप किसने किया था। जहाँ ग्रैंडफादर उनकी तरफ हैरान होकर देखने लगते हैं तो तांग्यू बताता है, अंकल मुझे आप बताना चाहोगे कि आखिर आपने किडनैपर से कॉल करके बात क्यों की थी। जिस पर दोनों ही अंकल तुरंत ही हैरान हो जाते हैं और वो लोग खुद को सफाई में कहने लगते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फादर के सामने ये बकवास करने की, क्या तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। यहाँ नाइन्थ अंकल भी उसे सपोर्ट करने लगता है। और तभी तांग्यू फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है, जो कि उसने रिकॉर्ड की होती है जब अंकल उन्हें मारने की बात कर रहे थे, जिससे दोनों अंकल की तो जान सूख जाती है और उनको पता था कि अब उन्हें कोई नहीं बचाने वाला है। ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो चुपचाप जाकर शांति से बैठ जाते हैं और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ समय दो और तब तक मैं इस रायते को समेटने की कोशिश करूंगा। यहाँ तांग्यू तुरंत ही कह देता है, क्या ग्रैंडफादर इस मामले को छुपाना चाहते हैं। जिस पर ग्रैंडफादर काफी गुस्से में कहते हैं, तो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम सभी मेरी फैमिली हो। एज अ फादर मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और तुम्हारे दादाजी होने के नाते मैं तुम्हें जस्टिस भी दिलाना चाहता हूँ। पर मेरा एक गलत कदम और हमारी यू फैमिली को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी अगर ये न्यूज बाहर निकली तो। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ ग्रैंड अंकल आ जाते हैं, जो कि तांग्यू को समझाने लगते हैं कि ये सब छोटी मोटी बातों पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम तो ठीक ठाक घर लौट आ चुके हो ना, तो तुम्हें अपने अंकल्स को माफ कर देना चाहिए। जिस पर तांग्यू तुरंत ही उनकी तरफ देखता है और कहता है, अंकल क्या आपको सच में ऐसा लगता है, क्या आप मेरी जगह होते तो उन्हें माफ करते। और ग्रैंड अंकल अभी भी अपने भाइयों का सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से तांग्यू चिल्लाकर उनसे कहता है, सॉन्ग शाओ मेरा बॉयफ्रेंड है और इन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। फिर तांग्यू कहता है कि मैं उसे घर बुलाऊंगा और आप लोगों से मिलवाऊंगा। और इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, हम देखते हैं ग्रैंड अंकल उसे ही सुनाने लगते हैं। तभी तांग्यू उनकी वाइफ के बारे में बात करने लगता है और बताता है, अंकल आपको पता है जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी अचानक से उनकी जान क्यों गई। जो बात अंकल को समझ नहीं आती तो तांग्यू उन्हें कुछ सबूत देता है और बताता है कि मेरी ग्रैंड आंट को सेकंड अंकल के ड्रग्स सप्लाई करने के बारे में पता चल चुका था, तो सेकंड अंकल ने उन्हें मार दिया। ये बात सुनकर फर्स्ट अंकल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने भाई का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कमीने आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तांग्यू तुरंत ही अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि जैसा कि आप देख सकते हो आपके ये बेटे पूरी तरह से बेकार और ट्रैश है, क्या आप अभी भी इन्हें बचाना चाहते हो। इस पर हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि शांति से उठते हैं और फिर तांग्यू से कहते हैं कि पुलिस को कॉल करो और यहाँ बुलाओ। अब अगले सीन की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं पुलिस आकर सेकंड अंकल को ले जाती है। वहीं जो नाइन्थ अंकल होते हैं उन्हें भी अपने कमरे में बंद कर दिया गया था और वो तो पूरी तरह से पागल हो गए थे, क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया था और उनका सारा सपोर्ट छिन चुका था। वहीं दूसरी तरफ हमें सॉन्ग दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ क्रिसमस की तैयारी चल रही थी और सॉन्ग अपने ट्री को सजा रहा था। तभी हम देखते हैं तांग्यू वहाँ पर आ जाता है और सॉन्ग उसका वेलकम करता है। तभी तांग्यू आकर सॉन्ग को बताता है कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे चाइना वापस जाना होगा। जिस पे सॉन्ग पूछता है कि आखिर हुआ क्या। जिस पर तांग्यू बताता है कि उसके फादर का एक एक्सीडेंट हो चुका है। जिसके बाद फिर हम उन दोनों को एयरपोर्ट पे देखते हैं, जहां वो लोग लौट कर चाइना जा रहे होते हैं ताकि तांग्यू के फादर को रेस्क्यू किया जा सके। यहाँ हम तांग्यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस नजर आ रहा था और सॉन्ग उसे संभाल रहा होता है। यहाँ सॉन्ग सोचता है कि महाराज अपने किसी भी लाइफ में अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते हैं। पिछली लाइफ में वो सियासती मामलों में फंस गए थे और इस लाइफ में उनके फादर ही उनसे दूर जा रहे हैं। आखिर मैं अपने महाराज को कैसे संभालूं। पर फिर भी वह तांग्यू से कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा तांग्यू, और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। पर यहाँ तांग्यू अपने फादर को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेस था और हम पहली बार तांग्यू को रोते हुए भी देखते हैं। और वो सॉन्ग से कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि मेरे फादर के साथ इस बार मैं काफी अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम बटलर काव को भी देखते हैं जो कि इनके साथ चाइना लौट रहे थे
और वो भी काफी ज्यादा परेशान थे और रो रहे होते हैं, जिस पे सोंगशा उन्हें ड्रामा करने को मना करता है। अब अगले सीन में हम तांग्यू को देखते हैं जो कि अपने घर लौट कर आ चुका है। वहाँ उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो बताती है तुम्हारे फादर काफी दिनों से नहीं मिल रहे हैं, उनकी कोई खबर नहीं आई है। और वहीं तांग्यू का छोटा भाई अपने ब्रदर इन लॉ यानी सोंगशाओ को वहां पर वेलकम करता है। फिर उन्हें एक बात बताता है, तुम्हारे फादर का प्लेन एक ओशन में लैंड हुआ था तो उनके जिंदा होने की गुंजाइश है। जिस पर तांग्यू कहता है तब तो मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, और वो अपने बॉडीगार्ड को अपनी मॉम को घर पहुंचाने को कहता है। और तभी हम देखते हैं तांग्यू का छोटा भाई जैसे ही पीछे देखता है वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर बटलर काव आ चुका था, जो कि नन्हे राजकुमार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। और वो कहता है क्या मैं आपको याद हूँ, मैं बटलर काव हूँ और पिछली लाइफ में मैं आपका यूनुक हुआ करता था। जिस पर तांग्यू का भाई कहता है कि तुम काफी अलग लग रहे हो। यहाँ फिर सोंगशो तांग्यू के भाई को लेकर जाने लगता है और तांग्यू का भाई जाते जाते भी बटलर को चिढ़ा रहा होता है। अब अगला सीन हमें तांग्यू का दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को खोज रहा था। हर तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहे थे ताकि वो तांग्यू के फादर को निकाल सके। यहाँ सोंगशो अपने घर में वो भी काफी ज्यादा परेशान था, जिस पे सोंगशो के डैड उसे आराम करने को कहते हैं, पर सोंगशो तांग्यू से मिलने चला जाता है। और वो जैसे ही तांग्यू घर पे पहुंचता है वो देखता है कि तांग्यू सो रहा था। वो उसके पास जाता है, उसके जूते निकालता है और साथ में जाकर बैठ जाता है। यहाँ वो तांग्यू को सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर हम देखते हैं तांग्यू की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे और वो काफी ज्यादा परेशान था। यहाँ सोंगशो से पूछता है क्या मैंने तुम्हें जगा दिया, जिस पर तांग्यू कहता है कि ऐसा नहीं है। अब तांग्यू सोंगशो को बताता है कि उसके फादर काफी दिनों से नहीं मिल रहे हैं, तो उसे ही अब अपने फादर की जगह पर कंपनी संभालनी होगी। जहाँ सोंगशो भी उसके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है और उसे कहता है कि तुम ये कर सकते हो। फिर तांग्यू सोंगशो से पूछता है पर क्या तुम मेरे बिना अमेरिका चले जाओगे। फिर सोंगशो बताता है कि नहीं, मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना ट्रांसफर साइन कर दिया है। जिस पर तांग्यू शांत हो जाता है और कहता है सभी लोगों को लगता है कि मेरे फादर जा चुके हैं, अब वो नहीं रहे, पर जब तक मैं ये अपनी आंखों से नहीं देख लेता मैं नहीं मानूंगा। मैं जानता हूँ मेरे फादर लौट कर आएंगे। तो अब अगले दिन में हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग दिखाई जाती है तांग ग्रुप की, क्योंकि तांग्यू के फादर अब नहीं थे तो प्रेसिडेंट की जगह संभालने के लिए आज कोई नया इंसान आने वाला था। वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर तांग्यू आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं यंग मास्टर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह तो आपकी मॉम की थी ना, आपके फादर के बाद आपकी मॉम को प्रेसिडेंट बनना चाहिए था। और तभी उनमें से एक आदमी कहता है तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जिस पर तांग्यू उनकी तरफ देखता है और कहता है मैं सीधी बात कहूंगा, मेरे फादर अभी यहाँ नहीं है तो मैं उनकी जगह संभाल रहा हूँ, तो आज से आप लोगों को मेरी बातें माननी होंगी। और तांग्यू के इस कॉन्फिडेंस को देखने के बाद सभी लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं और सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब तांग्यू के साइड हो गए थे। जहाँ तांग्यू भी उन्हें उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहता है। वहीं दूगन सोच रहा होता है कि जब गवर्नमेंट चलाने की बारी आए तो मेरे महाराज को कोई नहीं हरा सकता। वहीं हम सोंगशो को देखते हैं जिसने चाइना की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया था और उसे चाइना आकर काफी अच्छा लगा था। आज वो अपने नए क्लासमेट से मिलने गया होता है, जहाँ वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर लड़कियां तो सीधे ही देखकर उसके हैंडसम चेहरे को पागल हो जाती है, जिनमें से एक लड़की कहती है ये तो हमारी महारानी है। जिसे सोंगशो काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर इन्हें मेरी आइडेंटिटी कैसे पता चली। और फिर उन दो लड़कियों की बातों से हमें पता चलता है सोंगशो के बारे में सुन रखा है, जो कि पास्ट लाइफ में चाइना की पहली मेल एम्प्रेस थी। और वो लोग उस किताब के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे खुद तांग्यू ने लिखा था अपनी लव स्टोरी के लिए। और यहाँ इन लोगों ने सोंगशो को इसलिए पहचाना था क्योंकि उन्होंने उसकी पिक्चर को देखा था गैलरी में। और वहीं जो लड़के होते हैं वो कुछ काफी खुश नजर नहीं आ रहे थे और वो कहते हैं तुम खूबसूरत हो तो क्या हुआ, हमें हरा कर दिखाओ। और हम देखते हैं वो लोग ड्रिंकिंग कंपटीशन करने लगते हैं और यहाँ सोंगशो तो उन सभी लड़कों को भी हरा देता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि तुम खूबसूरत होने के साथ साथ ताकतवर भी हो, तो आज से हम लोग बेस्ट फ्रेंड है हमेशा के लिए। और सोंगशो काफी खुश हो जाता है और यहाँ उसके सभी नए क्लासमेट तो टल्ली हो चुके होते हैं। फिर सोंगशो तांग्यू के पास चला जाता है। यहाँ तांग्यू से पूछता है क्या तुमने खाना खा लिया है, जिस पर सोंगशो से हाँ कहता है और बताता है कि हाँ मेरे क्लासमेट ने मुझे इनवाइट किया था। जिस पे तांग्यू पूछता है क्या तुमने ड्रिंक किया है, जिस पे सोंगशो बताता है नहीं तो। जिस पे तांग्यू तुरंत ही उसे किस करने के लिए चला जाता है और कहता है मैं भी तो टेस्ट करके पता करूँ कि तुमने ड्रिंक किया है या नहीं। अब अगले सीन में तांग्यू सोंगशो को अपने नए घर लेकर आ जाता है और सोंगशो के पूछने पर बताता है ये जगह उसकी मॉम ने उसे खरीद कर दी है, यहाँ वो दोनों साथ में रहने वाले हैं। फिर वो सोंगशो को अपने पास बुलाता है और सोंगशो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर तांग्यू उसे कॉलेज के बारे में पूछने लगता है तो सोंगशो बताता है कि सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। फिर तांग्यू से उसके
उसके क्लासेस के बारे में पूछने लगता है तो सोंगशा बताता है सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है और उसे कुछ नए दोस्त भी मिल गए हैं। जिस पर तांग्यू कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है पर अब तुम्हें काम में मेरी मदद करनी होगी, मेरे ऑफिस में भी तुम्हें काम करना होगा। जिस पे सोंगशा कहता है पर मैं ऐसा क्यों करूँ, आखिर ये किसने कहा कि मैं ऐसा करूंगा। जिस पे तांग्यू उसे वही पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जब भी मैं चाहूँ। अब सोंगशा तांग्यू से कहता है कि तुम आखिर कब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर घूमने वाले हो, क्या तुम जिंदगी भर मुझसे इसके नाम पर काम करवाने वाले हो। जिस पर तांग्यू मजाक कर रहा होता है तो सोंगशा कहता है कि इस टाइम पर भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, जहाँ फिर तांग्यू उससे माफी मांगने लगता है और सोंगशा उसके काम के बारे में पूछता है। जिस पर तांग्यू उससे बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है पर उसे काम में मदद की जरूरत है। जिस पर सोंगशा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी सोंगशा को याद आता है कि आज उसके क्लास में सभी लोग उसे पहचान गए थे कि वही एम्प्रेस है और वो ये बात तांग्यू को बता रहा होता है। जिस पर तांग्यू उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम इतने खूबसूरत हो, आखिर सब तुम्हें पहचाने ना तो और क्या करे। यहाँ सोंगशा उसे मजाक बंद करने को कहता है और उसे बताता है और उससे पूछता है कि क्या सच में मैं पुरानी जुंजू की तरह दिखता हूँ। जिस पर तांग्यू तो सच में उसके अंदर अपनी जुंजू को देख रहा था और तुरंत ही उसके क्लोज जाने लगता है। यहाँ सोंगशा से कहता है कि महाराज अभी सुबह का टाइम, ऐसा मत करो। पर तांग्यू उसकी बात कहाँ सुनने वाला था, अपनी आदत से मजबूर वो तुरंत ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। अब अगला सीन मॉर्निंग का स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं तांग्यू सोंगशा के लिए ब्रेकफास्ट बना कर गया था और उसके लिए कुछ प्यारे प्यारे चिट लिख दिए थे। फिर सोंगशा अपना नाश्ता करने के बाद एक सूट निकाल कर पहनने वाला था क्योंकि आज वो तांग्यू की कंपनी में काम करने जा रहा था। पर वो सोच रहा होता है कि तांग्यू सूट में कितना जचता है और मैं कितना अजीब लग रहा हूँ। अगला सीन हमें तांग्यू का दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट को बता रहा होता है कि एक और असिस्टेंट ज्वाइन करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में भी हर तरफ यही गॉसिप चल रही थी कि एक नया बंदा ज्वाइन करने वाला है, पर आखिरकार वो इतने लेट से क्यों ज्वाइन कर रहा है। इस तरह तो वो अपने पहले दिन ही लेट हो जाएगा और हमारी प्रेसिडेंट की नजरों में चढ़ जाएगा। तभी यहाँ इन लोगों को लगता है कि वो नया बंदा आ गया, पर हम देखते हैं दूगवान वहाँ पर आया था जो कि उन लड़कियों को इग्नोर करके चला जाता है और यहाँ लड़कियां उन्हें घूरती रह जाती है। इसके बाद वो फिर से बात करने लगती है कि आखिर कौन आने वाला है आज जिसके लिए इतनी प्रिपरेशन चल रही है। और तभी उन्हें प्रेसिडेंट के लिफ्ट की आवाज आने लगती है जिसके अंदर केवल तांग्यू ही आ सकता था। यहाँ वो लड़कियां ये जानकर काफी हैरान हो जाती है कि सोंगशा अपने पहले ही दिन रूल तोड़कर प्रेसिडेंट के लिफ्ट से आ रहा है। और हम देखते हैं सोंगशा वहाँ पहुँच जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ कुछ भी पता नहीं है और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। पर तभी हम देखते हैं जो हेड सेक्रेटरी होती है जो कि सब काम मैनेज करती है, वो तुरंत ही जाकर सोंगशा को ग्रीट करती है और उससे माफी मांगती है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाई। यहाँ वो सभी लड़कियां तो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि आखिर उनकी बॉस किसी के सामने झुक कैसे सकती है। उन्हें लग रहा होता है कि सोंगशा किसी काफी बड़े इन्फ्लुएंसर फैमिली से आया है, पर वहीं एक लड़की को तो वो काफी हैंडसम लग रहा था। अब सोंगशा सीधे ही तांग्यू के कमरे में चला जाता है जहाँ दूगवान उसे ग्रीट करता है और हम देखते हैं सोंगशा जाकर तांग्यू से पूछता है तो बताओ आज तुम्हारे इस असिस्टेंट को क्या काम करना होगा। जहाँ हम देखते हैं तांग्यू से बताने लगता है कि तुम्हें मेरे सारे काम को संभालना होगा और साथ ही मेरी पर्सनल जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। और यहाँ हम देखते हैं पीछे से दूगवान ये सारी बातें तांग्यू को बता रहा था। यहाँ तांग्यू से कहता है कि तुम्हें मेरी हर जरूरतों का ख्याल रखना होगा और जब भी मैं तुम्हें हैरास करूँ तो तुम्हें चुपचाप होकर हैरास होना होगा क्योंकि हर ऑफिस में बॉस सबको ऐसे ही हरास करता है। जिसपे सोंगशा चिल्लाकर उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये कोई काम नहीं होता है। और यहाँ वो लड़कियां तो काफी हैरान हो जाती है कि ये नया लड़का पहले ही दिन आकर प्रेसिडेंट से मिल रहा है और उन पर चिल्ला रहा है, इसमें तो काफी हिम्मत है। अब अगले सीन में हम देखते हैं सोंगशा काम करने की कोशिश कर रहा था पर तांग्यू तो केवल उसे ही घूर रहा होता है। तांग्यू को सोंगशा काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अब फिर हम देखते हैं तांग्यू इसी के साथ पास्ट की एक मेमोरी में खो जाता है जहाँ उसे अपनी पिछली लाइफ की बात याद आ रही होती है। उनकी शादी के बाद तांग्यू ने सोंगशा को उसके साथ काम करने को कहा था और उसे अपना मंत्री बनने को कहा था, जिस पर सोंगशा ने उसे मना कर दिया था और वो कहता है महारानी कभी भी इंपीरियल कोर्ट के मामलों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है और ना ही उसे हक है कि वो महाराज के काम में दखल अंदाजी करे। और तांग्यू इस बात से नाराज हो जाता है और हम देखते हैं प्रेजेंट में तांग्यू इस बात को याद करके हंसने लगता है, जिसपे सोंगशा कहता है तुम्हारे दांत क्यों बाहर आ रहे हैं, तुम्हें किस बात की इतनी हंसी आ रही है। जिसपे सोंगशा उसे मनाने लगता है और उसे कहता है चलो साथ में मिलकर काम करते हैं। और तुरंत ही तांग्यू से कहता है आकर मेरी गोद में बैठ जाओ, तब हम आसानी से काम कर पाएंगे। इसके लिए सोंगशा सीधे सीधे उसे मना कर देता है। फिर सोंगशा तांग्यू को समझाने लगता है कि अब वो लोग ऑफिस में है, उसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तभी सोंगशा देखता है कि दूगवान वहाँ पर नहीं है और इतनी ही देर में
तांग्यू वहाँ आ जाता है और पीछे से उसे हक कर लेता है और कहता है, आप बचकर तुम कहाँ जाओगे? और उसे कहने लगता है कि ये रूम बुलेट प्रूफ है, कोई यहाँ आ नहीं सकता है तुम्हें बचाने के लिए। यहाँ सॉन्गशा तो चिल्लाने लगता है कि प्रेसिडेंट मुझे पहले ही दिन हरास कर रहा है, कोई तो बचाओ। पर तांग्यू सीधे उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे बैंड करने लगता है और कहता है, पहले ही दिन तुम विद्रोह करना चाहते हो। पर हम देखते हैं सॉन्गशा को सच में चोट लग जाती है, तो तांग्यू उसे ध्यान भी रखने लगता है और उसे कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तभी इतनी देर में हम देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर वहाँ पर आ जाती है, जो कि उन लोगों को इस हालत में देखकर सीधे ही बाहर चली जाती है और सोचने लगती है, ये मैंने क्या देख लिया, मैंने वो देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो तुरंत ही सोचती है कि अब मैं प्रोफेशनल की तरह एक्ट करूंगी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो तांग्यू का नाम पुकारती है और कहती है, प्रेसिडेंट क्या मैं अंदर आ जाऊं? इस बार तांग्यू भी उसे बुला लेता है, तो वो आकर बताती है, लंच टाइम हो चुका है, क्या आप लोग खाना चाहोगे? जिस पर तांग्यू से एक सीट बुक करने को कहता है और वो पूछती है कि आप एक प्राइवेट रूम भी लेना चाहोगे? जिस पर तांग्यू मना कर देता है और असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। यहाँ सॉन्गशा सोच रहा होता है, उसने हमारे प्राइवेट मोमेंट को देखा, फिर भी वो इतनी शांत थी। तांग्यू के पास काफी अच्छे लोग हैं। अब अगले सीन में हम उन दोनों को साथ में लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ सॉन्गशा तो खाने को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और तांग्यू से फूड सर्व कर रहा था। पर आसपास के लोग तो ये देखकर काफी बातें बना रहे होते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट किसी को खाना कैसे सर्व कर सकते हैं, और इस लड़की ने तो पहले ही दिन आकर धमाका मचाया हुआ है। यहाँ तक कि उसने प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड को भी उनसे दूर कर दिया है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट बस अपने पावर को बैलेंस कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। जिस पे दुगान सोचने लगता है, बेवकूफ लड़कियां, तुम्हें तो पता ही नहीं है, हमारी महारानी के अलावा महाराज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं मेन सेक्रेटरी तांग्यू से चाय के बारे में पूछती है, जिस पर तांग्यू कहता है, आज से ये काम सॉन्गशा करेगा। और वो असिस्टेंट सॉन्गशा को कुछ चाय वगैरह दे देती है। और जाते जाते वो दुगवान से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? इस पे दुगवान तो अपनी ही दुनिया में खोया होता है और वो कहता है, इस दुनिया के लोग, तुम लोग काफी ज्यादा अजीब हो। फिर वो उसे कहता है कि इस दुनिया में कपल के बीच रहना सबसे अजीब है, तुम्हें नहीं लगता? तभी वो असिस्टेंट कहती है, तुम इतने बोर हो रहे हो तो जाकर प्रेसिडेंट की कुछ चीजें ले आओ। अब अगले सीन में सॉन्गशा सबको कहता है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। जिस पर वो असिस्टेंट काफी हैरान हो जाती है और दुकान कहता है, मुझे भी चाय चाहिए। फिर सॉन्गशा अपने काफी ज्यादा एलिगेंट अंदाज में चाय बना रहा होता है और वो काफी अच्छा लग रहा था इस टाइम पर। यहाँ असिस्टेंट को ये काफी पसंद आता है और उसकी तारीफ करने लगती है, जिस पर सॉन्गशा उसे भी चाय देने लगता है। पर तांग्यू तुरंत ही चाय को छीन लेता है और कहता है, पहला कप मेरा होगा। और फिर हम देखते हैं सॉन्गशा उन सभी को भी चाय दे देता है, जो कि उन्हें काफी पसंद आता है। यहाँ दुगवन भी चाय की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। फिर सॉन्गशा असिस्टेंट को बताता है कि मैं हमेशा ही इन दोनों के लिए पहले चाय बनाया करता था, अगर आपको भी चाय पीना हो तो आप मुझे बता देना। जिस पर असिस्टेंट कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर सॉन्गशा के बनाए चाय की काफी तारीफ कर रही थी, पर तांग्यू तुरंत ही उसे वहाँ से भगा देता है। जिस बात पर सॉन्गशा उसे शिकायत करने लगता है कि तभी तांग्यू नोटिस करता है कि सॉन्गशा कुछ कर रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? जिस पर सॉन्गशा बताता है कि एक मूवी आने वाली है, जिसके राइटर से मुझे बात करने के लिए कल जाना है। जिस पर तांग्यू कहता है, तुम खुद क्यों जा रहे हो? जहाँ सॉन्गशा उसे बताता है कि अंकल साओ ने मुझे ऐसा करने को कहा है, तो तांग्यू कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके लिए सॉन्गशा मना करने लगता है, तो तांग्यू कहाँ ही उसकी बात मानने वाला था और सॉन्गशा को ही बात माननी पड़ती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं, जहाँ सॉन्गशा भी सोकर उठा होता है और तांग्यू तो पहले से ही तैयार बैठा था। सॉन्गशा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तांग्यू सच में उसके साथ जाने वाला है। जिसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में ऑथर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग ऑथर के घर के पास पहुंचते हैं, तो वो जगह काफी क्रैपी सी लग रही होती है, यानी खंडर जैसी। तो तांग्यू सॉन्गशा को वहां जाने से मना करता है। यहाँ तांग्यू कहता है कि वो लड़की ऐसे अजीब से घर में रहती है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जिसपे सॉन्गशा बताता है, हर कोई अमीर नहीं होता है तुम्हारी तरह। और तांग्यू से वापस लेकर जा रहा होता है और कहता है कि तुम केवल मेरे साथ काम करो, तुम्हें इस मूवी वगैरह में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे सॉन्गशा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मुझसे दूर रहो। तभी हम देखते हैं ऑथर वहाँ पर आ जाती है, जो कि एक काफी प्रिटी लड़की होती है। यहाँ सॉन्गशा तो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुम ही शाओतांग अंडर द मून की राइटर हो? पर यहाँ वो लड़की तो उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाती है और तुरंत ही पहचान जाती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल एम्परर और एम्प्रेस की तरह दिखते हो। तो ये जो राइटर होती है, इसने इन दोनों की स्टोरी पर बुक लिखी थी।
जहाँ सॉन्गशॉ कहता है कि हाँ, हम उन दोनों की तरह दिखाई देते हैं और तांग्यू सोच रहा होता है क्योंकि हम दोनों ही वो है। यहाँ फिर अगले सीन में हम उन दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो लड़की पूछती है आखिर तुम्हारे बीच रिश्ता कैसा है, जिसपे सॉन्गशॉ कहता है कि हम दोस्त है, पर तांग्यू बता देता है कि हम लवर है। यहाँ उस लड़की ने तो इन्हें ही महाराज और महारानी मान लिया था, इसीलिए वो काफी खुश होती है। तभी हम अचानक से तांग्यू को देखते हैं जो कि उससे ऑटोग्राफ मांगता है और सॉन्गशॉ तो हैरान रह जाता है और वो जानता था कि तांग्यू जानबूझकर उससे ऑटोग्राफ मांग रहा है क्योंकि वो उसका काफी बड़ा फैन है। जिसके बाद तांग्यू उस लड़की को एक किताब देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और कहती है ये तो मेरी सबसे ज्यादा रोमांटिक किताब है। यहाँ वो लड़की पूछती है तो बताओ इसके अंदर किसका नाम लिखना है, तो तांग्यू कह देता है कि मेरी छोटी बहन का, और सॉन्गशॉ तो हंसने लगता है क्योंकि उसे पता था तांग्यू की कोई बहन नहीं है। जिसके बाद लड़की उस बुक में साइन कर देती है और उनके साथ पिक्चर खिंचवा लेती है और फिर उन्हें बाय बाय कह देती है। यहाँ जाने से पहले सॉन्गशॉ उससे पूछता है कि तुम इतनी बेकार जगह पर क्यों रहती हो, जिस पर वो लड़की बताती है क्योंकि मैं अपनी बुक शाओतांग अंडर द मून की एक मूवी खुद से बनाना चाहती थी, एक छोटी सी मूवी, बट वो मेरा सपना था। यहाँ सॉन्गशॉ कहता है कि मैं इसमें मदद कर सकता हूँ और तांग्यू भी उसे मदद ऑफर करता है। और यहाँ उन दोनों के इस लवी डवी बिहेवियर को देखकर तो लड़की बेचारी घबराई जाती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और राइटर उनके बारे में पोस्ट कर देती है, जिस पर जाकर तांग्यू ने कमेंट कर दिया था कि मैं अपने सॉन्गशॉ को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ फिर अगले सीन में हमें वो राइटर दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अपने महाराज और महारानी से मिल चुकी थी। और यहाँ कमेंट में भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दो लोग इतने ज्यादा कैसे दिख सकते हैं महाराज और महारानी की तरह, और तांग्यू सब में लाइक कर रहा था। यहाँ सॉन्गशॉ उसी मूवी के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि क्या मैं ग्रैंडपा की बुक की भी मूवी बना सकता हूँ, जिसपे तांग्यू कहता है तुम सब कर सकते हो। यहाँ पे सॉन्गशॉ तांग्यू को बताता है कि मैं अपने फादर की कंपनी पे टेक ओवर करना चाहता हूँ, जिसपे तांग्यू कहता है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारा उस पर हक है। जिसपे सॉन्गशॉ कहता है मैं कल ही जाकर उनसे बात कर लूंगा, तो तांग्यू तुरंत ही उस पर चढ़ जाता है और कहता है कि तुम कल ही जा रहे हो तो आज तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। अब अगले दिन में हम सॉन्गशॉ को देखते हैं जो कि अपने फादर से इसी बारे में बात करने आया होता है, और उसके कुछ कहने से पहले उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें कंपनी चाहिए तो रख लो, जिसपे सॉन्गशॉ काफी हैरान हो जाता है और उसके फादर उसे समझाते हैं कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, तुम बिल्कुल इसके हकदार हो। यहाँ अगले सीन में सॉन्गशॉ अपने फादर की कंपनी चला जाता है, पर आज सीईओ के तौर पर उसने इस कंपनी पर कब्जा कर लिया था। यहाँ सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं सॉन्गशॉ से मिलने के लिए उसका फ्रेंड दावई आया था, जो कि उसे कहता है क्यों ना तुम अपनी कंपनी में घूम लो, और दावई उसे हर तरफ घुमाने लगता है और जगह जगह पर दिखा रहा होता है जहाँ सभी आइडल ट्रेनी वगैरह ट्रेनिंग करते थे। यहाँ सॉन्गशॉ से कहता है तुम्हें मेरी मदद करने की इतनी जरूरत नहीं है, तुम भी काफी बिजी रहते हो। यहाँ सॉन्गशॉ भी जगह जगह घूमकर काफी खुश था। तभी वो देखता है कि दो लोग झगड़ा कर रहे थे और एक लड़की चिल्लाकर कहती है बेवकूफ, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तो अपनी जबान संभाल कर बात किया करो। जिसे देखकर सॉन्गशॉ समझ जाता है कि इतनी बदतमीज तो केवल उसकी सौतेली बहन ही हो सकती है। जिस पर धावई उसे बताता है कि इस लड़की को कहीं भी काम नहीं मिला और न ही कहीं पर ये पढ़ाई कर सकती थी, तो बस यहाँ पर आ गई। जहाँ सॉन्गशॉ कहता है उसे जाने दो, हम उसे इग्नोर करते हैं, और सॉन्गशॉ वहाँ से जाने लगता है। तभी वो एक ट्रेनी से टकरा जाता है और उसे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है, और वो लड़की भी उसे देख रही होती है। जिसके बाद वो लड़की अपने एक दोस्त से पूछती है कि आखिर वो इंसान कौन था, जिस पर वो दूसरी लड़की से बताती है कि वो हमारे नए सीईओ है और पुराने वाले सीईओ के बेटे हैं। यहाँ वो दूसरी आइडल लड़की उसे कहती है सीनियर, क्या हमें इसकी बहन की शिकायत इससे करनी चाहिए, शायद अब वो हमें इससे बचा सकता है। जिस पर वो सीनियर कहती है कि सपने देखना छोड़ दो, वो दोनों एक ही घर के हैं, भले ही सौतेले पर भाई बहन है, वो हमारी कभी नहीं सुनेंगे। अब अगले सीन में हम सॉन्गशॉ को देखते हैं जो कि अपने फादर की कंपनी में होता है और सारी जिम्मेदारी को काफी अच्छे से संभाल रहा था, और वो काफी दिनों तक तांग्यू से मिलने वापस नहीं गया था। वहीं जो तांग्यू होता है वो इसी बात से काफी गुस्सा था और वो सोचता है कि उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब समय आ चुका है उसे 4 बातें सुनाने का, और वो सॉन्गशॉ को कॉल कर देता है। यहाँ सॉन्गशॉ भी उससे काफी धीरे बात कर रहा होता है, जिसपे तांग्यू पूछता है आखिर हुआ क्या, जिसपे सॉन्गशॉ बताता है कि वो अपने फादर की कुछ कलीग के साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए आया है। यहाँ तांग्यू तो एक के बाद करके उससे काफी सारे सवाल कर रहा होता है, जिसपे सॉन्गशॉ काफी धीरे जवाब दे रहा था। फिर तांग्यू पूछता है क्या वहाँ पे काफी सारी लड़कियां हैं, जिसपे सॉन्गशॉ कहता है पर मैं किसी को नहीं जानता हूँ। जिसपे तांग्यू गुस्से में चिल्लाकर कहता है उन लोगों से दूर रहना, वरना तुम जानते हो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। मुझे लगता है मुझे आकर ही वहाँ तुम्हें समझाना होगा। और हम सॉन्गशॉ को देखते हैं जो कि समझ चुका था कि अब उसकी काफी अच्छी खासी धुलाई होने वाली है। और यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।